बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज अदालत ने चौधरी परवेज़ रई को फिर एक दफ़ा बरी किया है और उनको घर जाने के लिए कहा है। देखिए, पहले भी 6 दफ़ा ये इस अमल को दोहराया जा चुका है कि वो ज़ुबान पे आते हैं तो बैठ से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अब देखें, कुफर टूटा है खुदा खुदा कर, क्योंकि अदालत ने साथ ये फैसला दिया है अब इनको किसी मुकदमे में भी आइंदा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि 3 दिन कबल भी यही अदालत का फैसला था, लेकिन उसके बावजूद MPO के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वो 4 माह से जेल में है, तो 6 माह से ज़्यादा हो गए वो इस्लामाबाद नहीं गए। तो उन्होंने क्या ये MPO का ये जुर्म लगाया ना कि ये जाते हैं, लोगों को भड़काते हैं और लोग एक मॉब बन जाता है, जिसकी वजह से हमने अम्मा का सिलसिला बनता है। तो आज फिर उनकी रिहाई हुई है। देखिए वो घर आते हैं या नहीं आते। दूसरे नंबर पर इमरान खान और चौधरी परवेज़ रई को जब अटक जेल में बंद किया गया है तो मालूमात ये है कि उनकी आपस में मुलाकात हुई है। उसमें चौधरी परवेज़ रई ने इमरान खान साहब से ये कहा है कि आप फौज के खिलाफ हाथ हौला रखो, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि मैंने ना पहले कभी कड़ा रखा है ना आइंदा रखूंगा। जो अच्छी बात होगी, जो कानून और आइन के मुताबिक बात होगी, मैं वही करूंगा, दूसरी बात नहीं करूंगा। तो ये उनकी मुलाकात की कहानी आ रही है। देखो इसमें क्या क्या निकलता है। जबकि कोई 3 आला शख्सियात ने भी इमरान खान से मुलाकात की है जेल में, और उधर सदर आरिफ अलवी साहब से भी मुलाकात। इस तरह ये कुछ दाल में काला है, खिचड़ी पक रही है। देखो ये कब ये बनती है और लोगों को खाने के लिए दे जाता। और आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो किसी खदशे के तहत मुल्क से बाहर चले गए हैं और कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन के बाद ही वो वापस आएंगे। जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने के लिए बिल्कुल पर तोड़ रहे हैं, उनकी तैयारियां की जा रही हैं। पहले था ये इनको इस्लामाबाद में उतारा जाए, फिर अब कहा जी लाहौर में उतारा जाए। मुमकिन है जब आए तो वो गिलगित बल्तिस्तान में उतरे या किसी और जगह उतरे, ये पता नहीं। अब वो आते हैं या नहीं आते। ख्वाजा साहब ने कहा है कि मैं इसाक डार और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से अपील करता हूँ वो पाकिस्तान वापस आ जाए। इसमें अब देखिए क्या राज है, वो लेने गए हैं नवाज शरीफ को और खुद वो नहीं आ रहे, क्योंकि उनके खिलाफ ये जो आज जो फैसला हुआ है नैब के कानून का, सुप्रीम कोर्ट ने जो महफूज किया है, वो उसकी लपेट में आते हैं, इसलिए वो आना नहीं चाहते। पाकिस्तान में से महंगाई जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। अब चीनी देखें कि 70 रुपए चीनी पिछली साबका हुकूमत छोड़ के गई थी, आज 230 रुपए किलो चीनी का भाव है और वो भी मिल नहीं रही है। इसी तरह आटा, दाल, गेहूं और भी मुख्तलिफ जो किचन आइटम है वो भी इतनी महंगी है कि बंदा बाजार में जाता है तो उसके बाद इतने पैसे नहीं होते, वापस आ जाता है। मेडिसिन की भी यही सूरत हाल है, लेकिन निगरानों में से इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जो मर्जी दुकानदार करे, जितनी मर्जी में बेचे, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। वो दिहाड़े लगा रहे हैं, साथ उनके पुलिस मिली हुई है, साथ के जो ये प्राइस कंट्रोल कमेटी वाले वो मिले हैं, वो उनसे भत्ता वसूल करते हैं। लेकिन पंजाब में मोहसिन नकवी साहब बाकी बड़े काम कर रहे हैं, अस्पतालों को ठीक कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मसले में अगर 10 बंदे किसी जमा हो जाए तो उनको उठा लिया जाता है। लेकिन जब मई में जो वाकया पेश आया है, जब वो चीज़ सामने आती है तो पूरे कैंट में किसी तरह से कंट्रोल नहीं किया जाता। तो आज हम इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में जनाब शहद महमूद भट्ट साहब को। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बड़े होनहार रहनुमा हैं, कारकुन हैं। इनका दावा है कि मेरी मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज से बड़ी अच्छी बनती है, और एक तस्वीर जो वायरल हुई है ये मरीम नवाज के कान में बात करें तो वाकई भैया आप इस काबिल हैं। दूसरे हमारे हैं अफनान लोन साहब, जो पीपल पार्टी लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं, और ये भी जितनी इनकी उम्र है इससे ज़्यादा कि ये पीपल पार्टी में है और ये पीपल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैं लोन साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। तो भट्ट साहब आप ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आने का प्रोग्राम मुकम्मल बन चुका है, ये अभी हवा में है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, पहली बात तो ये है कि आपने जितनी तमहीर बनाई है प्रोग्राम की, माशाल्लाह, हम बड़ा डिस्कस करेंगे आपके साथ। वेलकम। तो बिस्मिल्लाह आपने किया मियाँ साहब से, तो आपने जाहिर बात है, हमें जो पार्टी हमारी जो बताती है, सबसे बड़ा सोर्स हमारा अब साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, जो इस वक्त उधर ही हैं, मियाँ साहब के पास ही हैं, और वहां से उन्होंने ये प्रोग्राम दिए है कि जी वो बिल्कुल 15 अक्टूबर तक जो है जी इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान आएंगे, और हम उनके लिए जो है पूरा पाकिस्तान वेलकम करने के लिए उनको पूरा इंशाल्लाह, यस, पूरा पाकिस्तान उनको वेलकम करने के लिए बेताब है। मतलब क्यों वेलकम करे, क्या किया उन्होंने? वो जेल से भाग के गए, भगौड़े थे, इसलिए उनका वापसी वेलकम होगा। देखिए, बात मुझे से ये बता दें कि मियाँ नवाज शरीफ को अगर निकाल दें तो पाकिस्तान में कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बता दें जिसपे मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर न नजर की हो। मोटरवेज हो, अब किसी प्रोजेक्ट को ले लें। अब मैं उस प्रोजेक्ट की बात पे छोड़ता हूँ। किस बात का है ये बताएं अब सर, एक बंदा जाता है इजाजत लेके, मैं 6 हफ्ते के लिए 4 हफ्ते के लिए जाता, ये है रिकॉर्ड में बात नहीं, वो जाते नहीं है, और वो 4 साल आते नहीं, वो जाते नहीं है, उनको भेजा जाता है फॉर ट्रीटमेंट। अच्छा। जिस वक्त उनकी प्रॉब्लम आया, हेल्थ इश्यूज बने, और साबका हुकूमत ने उनका पूरा एक बोर्ड बिठाया, और बोर्ड ने डिसाइड किया कि इनको फौरी तौर पर बाहर के मुल्क भेजा जाए ताकि ये अपना इलाज करा सके। अब आप कह रहे हैं जी कि उनका इस्तकबाल क्यों करेंगे? इस्तकबाल इसलिए करेंगे सर कि जो मुल्की हालात हैं, जो मुल्की हालात इस हालात पे पहुंच चुके हुए हैं, जो अब बर्निंग इश्यूज बने हुए हैं, महंगाई के, अनस्टेबिलिटी है, पूरी दुनिया में आपकी इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ रही कि अभी लोगों को ये यकीन नहीं है कि लीडरशिप पाकिस्तान की जो है वो अभी किसी मजबूत लीडर के हाथ में नहीं है। तो जो ट्रस्ट होता है ना जी, वो सबसे बड़ा होता है। अब इंटरनेशनल जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, बड़ी बड़ी जो लीडरशिप्स हैं, वो ट्रस्ट करती है मियां नवाज शरीफ के ऊपर कि ही इज द रियल लीडर ऑफ द पाकिस्तान। वो इकोनॉमी को भी ठीक करता है, उसकी वजह से पाकिस्तान में फिर इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए वो इमदाद भी देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, वो ट्रस्ट करते हैं। अब मेरी जैसे अब 16 माह की हुकूमत किसकी थी? इस 16 माह हमारी, उसमें कुछ क्यों नहीं किया है नवाज शरीफ? नहीं, 16 माह में हुकूमत जो थी वो हमारी, देखिए, पूरी उस वक्त में इलाज ये थे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, 13 पार्टियां वो इकट्ठी हुई, तमाम मुल्क की पार्टियां इस वक्त इकट्ठी हुई। उस वक्त मुल्क, उस वक्त मुल्क की जो हालत उन्होंने कर दी हुई थी, वो उस वक्त ये एक हालात बने हुए थे कि पूरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठी होके इस मुल्क को बचाना था। उस मुल्क को बचाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां पीडीएम की शक्ल में ये कहा कि मेरे अब्बू आएंगे तो यहाँ खुशहाली होगी, मेरे अब्बू आएंगे तो चीनी सस्ती होगी, मेरे अब्बू आएंगे तो घी सस्ता होगा, मेरे अब्बू आएंगे तो सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। तो वो 1.5 साल में उन्होंने कोई फार्मूला इनको नहीं दिया, ये बढ़ाई करते रहे, सारी चीजें चढ़ती रही। नहीं सर, देखिए, उनके सगे भाई थे, उनको मशवरा देते कोई कि आप इतनी महंगाई ना करें, उस वक्त नहीं हो सकता था। नहीं, मशवरे देखिए, वो मैं जो एक मशवरा देना होता है, एक प्राइम मिनिस्टर का होना होता है। उस वक्त जो हुकूमत थी वो पीडीएम की थी। अच्छा। वो नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं थी। अच्छा। पहली बात जरा ज़हन में ये रखें कि वो नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं कि वो अकेले फैसले करे। पीपल पार्टी की हुकूमत थी, वो पीपल पार्टी भी थी, मौलाना फजल रहमान भी थे, तमाम पोलिटिकल पार्टी जो है वो उसका हिस्सा थी। उस हालात में इन्होंने भी जिस मुल्क को जिस हालात से निकाला है ना खान साहब, ये भी मैं आपको बता दूं, अगर ये सारे मिलके भी उस वक्त ये काम ना करते ना तो मुल्क तो आपका डिफॉल्ट पहले ही हो चुका था। अब आप कहते हैं ये अवाम डिफॉल्ट हो गई है, तो मैं हमेशा ये जवाब देता हूं, अवाम इस वक्त, नो डाउट, मैं उसमें खुद विक्टिमाइज हूं, अवाम सारी पिस रही है। लेकिन 2 चीजें होती हैं कि आप पहले रियासत को बचा लें, फिर उसके बाद अवाम को बचा लें। अब रियासत आपने बचा ली है, शहबाज शरीफ की लीडरशिप में आपने रियासत बचा ली डिफॉल्ट होने से। अब जो मियां नवाज शरीफ का आना या पैकेज आने, रियासत बचाने में पीपल पार्टी का भी रोल नजर आता है। सबके, एवरीबॉडी हैज हिज ओन मेन रोल। देखिए, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी उनके पास थी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। सफारती तल्लुकात बिलावल साहब ने पूरी दुनिया में गए हैं, उन्होंने अपने रिलेशन अच्छे कायम किए, मुल्क के ऊपर ट्रस्ट लाया ना कि पहली हुकूमत ने ये नहीं कि हर हुकूमत को डॉज करवाया था, IMF को डॉज करवाया, किसी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं बनाए, उन्होंने आके अच्छे रिलेशन बनाए। पीपल्स पार्टी ने डिड बेस्ट, मैं ये समझता हूँ, उसने अपने नाने वाला रोल प्ले किया है। वजारत खारजा उसके पास थी, अपनी हैसियत से, अपने
उम्र से ज्यादा मैं क्रेडिट देता हूँ पीपल्स पार्टी को कि सफारती ताल्लुकात हमारी दुनिया में अच्छे बनाए गए और बिलावल साहब ने, पीपल्स पार्टी ने बड़ा उसमें रोल प्ले किया। अच्छा, नहीं भट्ट साहब, मुझे ये बताएं, ये बड़ी अच्छी बात की आपने, पीपल्स पार्टी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं आप। अच्छा, यानी हुकूमत आप कहते हैं कि 12 जमातों की थी। जी जी। अच्छा, दूसरी तरफ जो फैसला है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने तक का, वो भी मियां शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का, किसी को नहीं पूछा गया। वो राजा रियाज भी नाम की पर्ची ले गया कि मैंने ये बनाया। तो परसों वजीर आजम ने अपने एक इंटरव्यू कहा है कि मुझे 2 दिन पहले शहबाज शरीफ ने फोन किया कि आपको वजीर आजम बनाया जा रहा है, आप तैयार रहें। ठीक है, तो दूसरी तरफ पर्ची आती है उसकी तरफ से, राजा रियाज की तरफ से। ये सारा नूरा कुश्ती जो है ना, इसको अब अवाम जान चुके हैं कौन क्या कर रहा है। अब जितनी सारी मामलात हैं उसमें जितनी पॉलिसी शहबाज शरीफ की थी उसको टो किया है सिर्फ मौजूदा निगरान वजीर आजम ने। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? मैं देखिए, जो बात ये होती है, जब भी केयर टेकर हुकूमत बनती है उस वक्त 12 जमातों का रोल ये होता है कि वो आपस में पहले बैठे। अच्छा, वो आपस में कोई कंसेंसस करें कि किस नाम पे वो देखिए बात। उसके बाद होता है, अगर वो सारे मिल के आपस में एक डिसाइड नहीं करते तो फिर अल्टीमेटली तो अपोजिशन के साथ ही मिलना था। अपोजिशन राजा रियाज था। राजा रियाज ने फिर जाहिर बात है, या हम उनकी बात माने या वो हमारी बात माने, दोनों में से एक की बात माननी पड़ेगी। आपने टिकट देने की बात मान ली। टिकट वाली तो बात की बात है जी, पहले तो जरा हुकूमत को बनाना तो जरूरी है ना कि आप देखिए हमारी मदद खत्म हो गई। का था, नीचे दरख्वास्त थी, तो इस तरह से रिश्वत हो गई ना ये। नहीं सर, ये भी देखे हमारी पार्टी का, आपके बकौल ही देखे हमारी पार्टी का एक ग्राफ तो है। सब लोग समझते हैं कि मुस्लिम लीग का एक बैंक वोट है, बड़ी पार्टी है, तो जाहिर बात है वो आज अपोजिशन में तो कल हो सकता है वो कहें कि ठीक है जी मुझे इस पार्टी का टिकट चाहिए, वो आ सकते हैं। इसमें तो हर बंदे को अपनी एक राय है कि वो जिस पार्टी में जाना चाहे वो जा सकता है छोड़ के, उसमें तो कोई। अब आप ये बताएं कि पीपल पार्टी जो है इसने 16 महीने पूरा मजा लिया है इक़्तिदार का जी, और ज्यादातर फंड भी खींच के ले गया सिंध में। लास्ट मूवमेंट में 26 अरब रुपया जो कि ये नहीं देना चाहते थे, बिलावल ने वहां किसी तकरीर की, उसके बाद ये मामला भी ठंडा हुआ, 26 अरब रुपया भी मिल गया। अब जिस भी पीपल पार्टी के बंदे से पूछा जाए वो कहता है ये हमारी तो मुझे नहीं थी, हम क्या करें, ये सारा कुछ किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासा, पहले आपका शुक्रिया, आपने बुलाया इस प्रोग्राम में और बड़े अच्छे मौजू पर डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल हमारी हुकूमत थी, लेकिन जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि मजे लिए, ये कांटों की सेज थी। उस वक्त कोई भी हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं था। तो क्यों नहीं, जरूरी थी? नहीं, तो पाकिस्तान को बचाना था, पाकिस्तान को बचाना था। अब बच गया। नहीं, अब आप अगर श्रीलंका इसको बनाना चाहते थे, डिफॉल्ट कराना चाहते थे, तो आपकी मर्जी है। आप इसको किसी जमहूरियत से डिरेल करा के किसी और ट्रैक पे चलाना चाहते थे, आपकी मर्जी है। ठीक है, हमने जब आपने वो जो हुकूमत ले रहे थे ना, IMF से आपका मुआहदा खत्म हो चुका हुआ था, IMF आपकी बात नहीं सुन रहा था। फॉरेन पॉलिसी में आप सब लदा हो, बिल्कुल आइसोलेट हो चुके हुए थे। ठीक है जी, अब आप देखें जहाँ पे हमारे पास, हमने ओन करते हैं, हमने IMF के पास गए और मुश्किल डिसीजन था जिसमें वोट बैंक को डैमेज होना था, डिफिकल्ट डिसीजंस लिए, अनपॉपुलर। आपका वोट डैमेज। बात सुन लेना, अगर बात सुन लेना, मौका देंगे तो बात करूंगा ना। ये वो डिसीजंस थे जिसमें आपके वोट बैंक में डैमेज होना था, लेकिन पाकिस्तान के हक में जा रहा था। जो पॉपुलर डिसीजंस जो होते हैं ना, वो होते हैं कि आप मुल्क के लिए नुकसान कर जाए, जैसे इमरान खान ने, PTA चेयरमैन ने जैसा किया कि 10 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया, उसको पता था मैं जा रहा हूं, लेकिन मुल्क का और बेड़ा गर्क कर गया IMF के साथ, और ऐसे मसाइल पैदा करके जो नहीं हो रहे थे। पेट्रोल में बदबू आती थी ना? नहीं, बदबू नहीं आती थी। 340 अब बात सुनिए ना, तो ये उसी चीज का ना आपने ट्रस्ट पे खत्म कर दिया ना चीजों का। तो हमें पता था जब हमने जाना IMF के साथ जाना है, बड़ी मुश्किल शराइत उन्होंने लेके दी। आप ग्रे लिस्ट में जा चुके थे, आपको ग्रे लिस्ट में से निकाला, आपको डिफॉल्ट होने से निकाला, आपको राइट ट्रैक पे हम लेके गए। तो इन चीजों को आप इजी तो ना समझे ना, लेकिन जब आप गवर्नमेंट में होते हैं ना तो अनपॉपुलर डिसीजंस लेते हैं, लेकिन वो मुल्क के लिए अच्छे होते हैं। और जब अगर आपने पॉपुलर डिसीजन लेने हैं तो मुल्क के लिए अच्छे नहीं होंगे। आपका, अगर आप चाहते थे कि आपकी जो है मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, अगर आप चाहते थे कि आइसोलेट होकर ग्रे से ब्लैक लिस्ट में चला जाए, अगर आप चाहते थे कि आपकी सरहद पे फौजें खड़ी हो जाएं, तो अगर आप ये चाहते थे, पाकिस्तान के 4 टुकड़े करना चाहते थे, तो फिर तो ये आसान काम था। फिर तो हम भी आराम से बैठ जाते, देखते तमाशा। लेकिन हम कूदे, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत के लिए, जमहूरियत को बचाया, अपनी कुर्बानियां दी। हमारे 2 चेयरमैन शहीद हो चुके हैं ना, हमारे जो आसिफ अली ज़दाई साहब जिसके बारे में आप कह रहे थे, जिनके बारे में कि जी वो चले गए,
उनको कह दिया गया 10.5 साल 11 साल, आपको पता है, आपके बड़े दोस्त हैं वो जहां पे जेलों में रहे हैं, वो हम वापस आएंगे, हमारे लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। हमने जेलें, ये फांसियां, ये कोड़े, ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, लेकिन हमने हमेशा जमहूरियत की बात की है। अगर नून लीग वाले हमारे दोस्त हैं, हम मौन करते हैं। इनको भी समझ आई। इनको कब समझ आई? जब 99 का मार्शल आया, इनको तब समझ आई ना। इनको तब समझ आई कि ये क्या होता है। जब वो उस बख्तरबंद गाड़ी में गए तो उनको तब समझ आई। फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया गया, बीपी ने, उन्होंने थर्ड पार्टी एंगेज की, उसको भी अब समझ आ रही है। अभी तो 15 दिन हुए हैं उसको समझ आएगी ना कि जेल में क्या होता है। मैं एसी उतार दूंगा, मैं पंखे उतार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब वो कहता है जी मैं डायलॉग करूंगा पार्टीज के साथ। अभी मेरा बेटा, मेरे बच्चे, अभी आप सब्र करें, अभी आप सीखें। मेरा बच्चा, मेरे बेटे इसलिए कह रहा हूं कि वो उनको जमहूरियत का पता ही नहीं है, वो लाडले हैं। आपको देखे ना कोर्ट्स में, हमें कभी कोर्ट से डिसीजन नहीं दिए, तो हमें आगे फेवर में कभी डिसीजन नहीं आए। अगर आते रहे तो नून लीग की फेवर में आते रहे। अब इनकी तो आप बहुत ही वेलकम होना शुरू हो गया। मतलब आप फिर आपको आपके सामने एक एप्लीकेशन नहीं रखी हुई, आप उसको डिस्कस कर रहे हैं और हाईकोर्ट को प्रेशराइज कर रहे हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन? हमें तो ये प्रॉब्लम्स आती नहीं है, लेकिन हम, अच्छा फिर आप 9 मई करते हैं, स्टेट पे हमले करते हैं। आपको किसने इजाजत दी आप स्टेट पे हमले करें? उस जहाज को जलाते हैं जिसको इंडिया नहीं गिरा सका, आपने उस जहाज को उसको जलाया। जिसको इंडिया GHQ पे हमला नहीं कर सका, या तो वहां पे तालिबान और ऐसी फोर्सेस करते थे, या आपने किए। तो हमने तो आज तक हमने देखे, हमने एक मिनट में फिर जो वाकया है, जी आप किस पे डालते हैं? किस पे डालते हैं? जिन्होंने किया। कौन? बताओ ना। किसने किया? पीटीआई वालों ने किया। कोई मंजर पे बात अभी तक नहीं आई। क्या मंजर पे? अभी तक कोई बात नहीं है। नहीं, कौन जुलूस लेके गया? कोर कमांडर, कोर कमांडर के घर पे कौन जुलूस लेके गया? कौन सा कमांडर था? ये जो जिना हो जिसको कहते हैं, घर जी इन्होंने कब्जा किया। किन्होंने कब्जा किया? इन्होंने। चले वो तो बात की बात है, उसको बाद में जलाया किसने? कौन सा जलाया? किसने जलाया? वहां पे उसका शाम, उसका नहीं, वहां पे फुटेज है मुझे। आप बात देखें ना, आप इस बात आप ये कह रहे हैं जो जितने मुजाहरे हुए हैं वो पीटीआई ने नहीं किए। नाज साहब, आपको पता है इस मीडिया का, आपने तो बड़ी तकलीफ खाती है इस मीडिया के लिए, इस जमहूरियत के लिए। आपसे ये बात मैं तोको नहीं करता कि आप इस की बात करें। अगर ये काम पीपल पार्टी ने किया होता ना, तो अभी फांसियों के मुतालबे इस मीडिया पे हो रहे होने थे और फांसियां लगाने की बात हो रही होनी थी, और लोगों ने कहना आप फांसियां क्यों नहीं लगाए? अब आप रहम की अपीलें कर रहे हैं। अभी आपको पता चल रहा है कि फ्लैश लगवाएं, उसमें स्पेशल दीवारें उठाएं, इसमें ये फैसिलिटी दें, ये इसकी लिस्ट दें। आप होटल में गए कि आप जेल में गए? हमें तो आपने जेल में तब रखा है जो हमने 11 साल जराई साहब ने एज ए मुलजिम नहीं कहती। उन्होंने उनको 7 और 3 साल जी हमने अपना माफ किया, हमने इनको माफ किया, हम उसको भी माफ कर देंगे। नुसरत भट्टो जब एमआरडी में आपके सामने चीजें गुजरी हुई हैं, जब वो बैठी थी एमआरडी में, उन्होंने इनकार कर दिया था कि ये भट्टो के कातलों के साथ मैं नहीं बैठूंगी, लेकिन जमहूरियत के लिए बैठे। आप ये बात करते हैं, अभी तो हमसे इनके बड़े ताल्लुका, इनको भी समझ आ गई ना क्या चीज होती है। हम तो 99 में कुलसूम नवाज की जब वो निकली है, जब वो बीबी निकली है, तो उसके साथ पीपल्स पार्टी निकली है, उनको हम ही लेके चले हैं। और हम इसको भी नहीं चाहते कि जेल में रहे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि स्टेट पे हमले करें। इसका यह मतलब नहीं है कि आप पाकिस्तान तोड़ने की बात करें। आप इंटरनेशनल जाते हैं, आप अब देखें कर क्या रहे हैं वो, आपको समझ नहीं आ रही कि वो यहूदी लॉबी। जी हुक्म करें आप। बात ये, जो कोई एक चीज अदालत में चली गई, जी अदालत ने फैसला करना, किसी ने किया ये नहीं किया, जी आप और नून लीग जी पहले दिन से ही कह रहे हैं ये मुल्ज़िम है, ये ठीक हो गया, डिसाइड हो गया। मेरी बात सुनो। जी जो केसेस अभी अदालतों में हैं, जी उस पर आप कंफर्म कर रहे हैं कि ये मुजरिम है, जी एक तो ये नहीं करना चाहिए किसी को भी, जी जब हम जिन्होंने किया है ना, मैं ये कहता हूँ उनको फांसी लगा। मैं सर एक सेकंड, उनको कायदे चौक में। सर मेरी एक बात सुन ले, मैंने जो जिस अल्फाज में जो आपने मुझे फिक्र कंप्लीट नहीं करने दी, वो 3 साल मैं क्या सजा का होने के बाद वो गए हैं। अच्छा। हमें तो आपने रखा 11 साल बगैर किसी सजा के, हमें तो बाद पकड़ा पहले पास बैठे उनके वो माफिया मांग चुके हैं, वो मान चुके हैं। जब वो बख्तरबंद गाड़ी में बैठे थे, वो आपके फाड़ रहे थे। बातें होती हैं, जमहूरियत में होती है, तकरीरें होती हैं, नहीं तो फिर सबसे जिसकी आप बात कर रहे थे, हम उनके हक में भी हैं, परवेज इलाही साहब के। हम कहते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, अगर अदालत हुक्म करती है तो उस पर इंप्लीमेंट होना चाहिए। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू किसने कहा था? उसी को आपने पंजाब का वजीर आला बनाया। अच्छा, इस बात पे आप मुतफिक हैं? नहीं, इस बात में मुतफिक फाड़ने की बात नहीं, मैं कहता हुई है, ये भी नहीं। तो अब हंग पार्लियामेंट आएगी, आगे भी हंग पार्लियामेंट आनी है, तो या तो फिर सिस्टम को खत्म कर दे। बैठना तो है ना, हमने सिस्टम को तो चलाना है ना। बाकी कहते हैं इमरान खान वाहिद वजीर आजम था जिसको जमहूरियत से निकाला गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकाला गया। हम लेते हैं यहाँ पे एक वक्फे के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक जनाब अफरान भट्ट साहब, आप बता रहे थे, प्लीज कैरी ऑन। ये वो उस वक्त जब होता है ना, जिसका टेम्पो टूट जाता है साहब। आप हमारे उस्तादों में नहीं है, अब आपसे बहस तो नहीं कर सकते, आपको भी चीजों का पता है, लेकिन आपने ये बातें करनी है और होनी है। बात मेरे क्वेश्चन अवाम के क्वेश्चन, जी जी जी, हम भी अवाम में से ही हैं। मेरा कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखें मेरे भाई हैं बड़े, ठीक है, हमारे भाई हैं, हमने इनसे सीखने वाले हैं। तो बात यह है कि हमने अवाम की बात करनी है। अवाम को बचाएंगे तो रियासत बचेगी, ठीक है जी। रियासत की स्टेट को भी बचाना है और अवाम को भी बचाना है, लेकिन हम अवाम के साथ खड़े होंगे, किसी भी मसले पे आ जाए हम अवाम की बात करेंगे, हम कभी भी। लेकिन हमने अगर कोई कुर्बानी में अगर देखा जाए, आप हिस्ट्री निकाल के देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा किसी की कुर्बानी नहीं है। इनकी भी कुर्बानी बाद में स्टार्ट हो गई है, अब उनकी भी हो रही है उनकी भी हो रही है, उनको भी समझ आ जाएगी ना। अब उनको समझ आ जाएगी जब ये उस बख्तरबंद गाड़ी में बैठेंगे तो समझ आएगी। जितनी भी कुर्बानी दी है वो करप्शन पे की दी है। ये आप कैसे कह सकते हैं? कोई साबित नहीं। अभी आप इमरान खान के बारे में कह रहे हैं कि साबित नहीं हुआ, अगर कोई साबित हुआ तो बता दें। मेरी गुजारिश जी जी, भट्टो साहब ने करप्शन पे जान दी थी, बीपी ने जो जान दी वो करप्शन पे दी थी। जा रहा हूँ मैं, मेरी बात से तंबल से सवाल का जवाब दे। जी जी, हुक्म करें। मसला ये है कि हम ये कहते हैं जी जी, एक बंदा पैसे खाने में पकड़ा जाता है, एक बंदा एमपीओ के तहत बंद होता है। जी जी, उसके मुकदमे में फर्क है कि नहीं है? बिल्कुल 100%। वो सियासी है और वो हम करप्शन को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। अब जिस तरह तोशाखाना केस था, जी जी, इस तोशाखाना केस में बाकी सारे जो लोग हैं, जी जी, आपके जरदारी साहब, जी जी, इनके नवाज शरीफ साहब, जी जी, इनकी मरीम नवाज, जी जी, इनके शहबाज शरीफ साहब, जी जी, सब वो लोग हैं जिन्होंने वहां से सारे तायब दिए। बिल्कुल नहीं है। और जिस तरह इमरान खान लिए वैसे ही उन्होंने लिए नहीं। अब बात सुन ले। जी जी जी, अब ये जी इस घड़ी पे नबी पाक ये खाना काबा बना हुआ है। जी जी, अब खाना काबा छप के 75,000 आइटमें चाइना से आती हैं, जी जी, जिन पे यही तस्वीरें होती हैं, जी जी, कभी कोई बात नहीं होती। जी जी, दूसरे नंबर जितनी घड़ियां दूसरों ने ली हैं, इन्होंने भी करी। मैं तो खुद ये कई अपने कॉलम में लिख चुका हूँ कि तोशाखाना केस इमरान खान के गले की हड्डी है, इसकी सजा से नहीं बचेगा। अच्छा, अब मसला ये है कि यहाँ पे इसको लेने नहीं चाहिए थे, लोग इनको डिफर कहते थे ना कि उनके मुख्तलिफ है, लेकिन इन्होंने भी वो काम किया जो नवाज शरीफ और जरदारी ने किया। मैं इसमें एक सेकंड मेरी बात, मैं ये कहता हूँ डिफरेंस क्या है? अगर एक हमाम में सब कुछ ही कर रहे हैं तो वो नंगे हैं सारे, नहीं उन सब पे तोशाखाना पे आपकी इजाजत है, आपकी इजाजत के साथ, क्योंकि मैंने इसको सारा स्टडी किया। मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करता हूँ। तोशाखाना में आप तोहफा ले सकते हैं, अच्छा, ये कोई जुल्म नहीं है, लेके उसको रिटेन कर सकते हैं। रिटेन में ये कि आपने मुझे तोहफा दिया, उसको मैंने लिया, उसको 20% उसकी पेमेंट की है, और मेरा तोहफा था, स्टेट के पास गया, उसको मैं 20% पे लिया और उसको अपने पास रख लिया, उसको आगे सेल नहीं कर सकते। अच्छा, इन्होंने पहला झूठ क्या बोला? मैंने 50% पे लिया, पहला झूठ। इन्होंने 20% पे लिया। इन्होंने दूसरा झूठ बोला कि जी मैंने सड़क बनाई है, वो दूसरा झूठ हो गया। तीसरा इन्होंने कहा जी मैंने तो बेचा बाद में है, मैं जाके बेचा बाद में, पहले है, खरीदा बाद में है। जिसने बेचा है, जिसने खरीदा, कोई लाइन नजर ही नहीं आ रही, किसने रसीद जाली, हर चीज जाली। जरदारी साहब ने या नवाज शरीफ साहब ने अगर कोई चीज ली है या किसी ने भी ली है तो उनका हक था, वो उसको रिटेन कर सकते। प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर है, उसको रिटेन कर सकते हैं, आप बेच नहीं सकते। अगर हमने कोई चीज बेची है और प्रोसीजर के खिलाफ गए हैं और हमने अगर झूठ बोला है तो आप हमें हमारे पे भी केस लेके आए। देखो, जब पंडोरा बॉक्स खुलता है ना तो खोलें जी, खोलें। देखो ना, अब आप हमें पकड़ते पहले हैं, आप हमें पकड़ते, आप पकड़ते पहले हैं सर, आप हमें पकड़ते पहले हैं, फिर आप सोचते हैं कि केस क्या बनाना है। भट्ट साहब, आप ये बताएं कि ये जो आपका ऐलान है इलेक्शन में क्या बयानिया है? तो वोट को ये दो खत्म हो गया, अब कौन सा बयानिया आपके पास? और 16 मई में जो आपने महंगाई पैदा की है, अब जिस जगह भी जाएंगे आपका मुकाबला महंगाई से होगा नहीं होगा? किस मुंह से वोट मांगेंगे? नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए, हमारा बयानिया तो नवाज शरीफ ही है, बयानिया हमारा जो बयानिया वो नवाज शरीफ चलता है। अच्छा, अब रही बात इसकी कि जी हमने क्या किया और क्या महंगाई लाई, और अब मैं ये जरूर कहता हूँ इस मुल्क को अंधेरों से भी निकाला नवाज शरीफ ने निकाला। अब ये महंगाई जो है, नो डाउट ये पाकिस्तान में हमें तो बहुत ज्यादा मुतासर कर रही है, लेकिन ये वेव इंटरनेशनली है, इंटरनेशनल वेव चली है, हर दुनिया का हर मुल्क मुतासर है ड्यू टू द हाई प्राइसेस ऑफ ऑयल,
एनर्जी बहुत महंगी है, जिसकी वजह से लोग सफर कर रहे हैं। लेकिन वहाँ आमदन ज्यादा है। हाँ नहीं, आमदन भी उनकी ज्यादा है, आमदन ठीक है, ज्यादा है। उनके सोर्सेज ज्यादा है हमसे, हमारी कैपिटल इनकम कम है। क्योंकि यहाँ तो पाकिस्तान में सियासतदान अपनी जेब में डाल के चले गए सर ना। अब इसका हल वहाँ क्या है? ऐसा नहीं है। अब इसका हल पता क्या है? अब इसका हल ये है कि हमने अपने सोर्सेज बढ़ाने हैं, हमें इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। अभी अब देखने रिसेंटली हम ये बात करने वाली वैसे नहीं है, अभी आपका आर्मी चीफ जो खुद विजिट करके आया है, वो सऊदीया से भी ले रहे हैं, वो यूएई से भी ले रहे हैं, 50 अरब डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। इसी तरह वो कतर है, दूसरे मुल्क हैं, चाइना है, ये एक कम से कम 1 खरब डॉलर से ज्यादा यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट आने लगी है। अब जाहिर बात है, सारे आने, ये सारा कुछ इसलिए आना है इस मुल्क में, इस्तेकाम उस वक्त ही आना है जब इस्तेकाम उस वक्त आता है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। लोग समझते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, जी जी, जिस तरह आप कह रहे हैं फलान आ रहा है, फलान आ रहा है, मोस्ट वेलकम। जी जी, मियां नवाज शरीफ साहब अपनी सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ला रहे हैं। वो सर उनकी, मेरी बात सुनिए पहले, कि क्या उनकी फैक्ट्री पाकिस्तान में नहीं है? अच्छा। उनकी तो उस वक्त की फैक्ट्री है जिस वक्त ये जितने पॉलिटिशियन नजर आ रहे हैं, मुझे बताएं किसी की फैक्ट्री है? उस बंदे की जिस वक्त की फैक्ट्री है, इत्तेफाक से शुरू करें, उसके बाद वो डेवलपमेंट उनकी चलती गई, बढ़ते गए, उन्होंने बिजनेस पाकिस्तान में किया। आपके आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान मेरी बात सुन रहे ना पहले। अब देखिए मैं क्या कहता हूँ, उनके वालिद साहब ने बिजनेस किया, उन्होंने भाइयों ने किया, अब वो फर्दर औलादे बच्चे हैं, वो अब देखते हैं कि यार मुझे ये हर बंदे को ये होता है ना कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कहाँ से मिल सकता है, तो वो मेजर उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है। बाहर अगर वो बिजनेस प्रॉपर्टी का उनके बच्चे करते हैं तो इसमें मजाक क्या है? वो इंडिपेंडेंट है, बच्चे उनके, वो तो कहते हैं बच्चों का तो इसमें, बच्चों का तो नवाज शरीफ के साथ नहीं ना इस मामले में, दे आर इंडिपेंडेंट, नवाज शरीफ इज द लीडर। उनकी जो बिग इन्वेस्टमेंट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, हर वो पाकिस्तान में है। उस पाकिस्तान में सरमायाकारी क्यों की उन्होंने? वो इसलिए की है कि जो मुल्क का हकीकी लीडर होता है वो खुद चाहता है कि जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा और लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दूंगा कि आप भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा यहाँ करें, फैक्ट्रियां लगाएं, ताकि लोगों को रोजगार मिले। आपने मेरे इल्म में इजाफा किया है जी कि मियां नवाज शरीफ का सारा कारोबार पाकिस्तान में है। मैं कहता हूँ मोस्टली, बात तो सुने, अगर उनके दोनों बेटे जो कहते हैं हम पाकिस्तानी नहीं है, वो कारोबार कर रहे हैं लंदन में प्रॉपर्टी का। जी इस आपकी बात से तो ये जाहिर होता है ना। मैं कहता हूँ आप बेटे को आप किस तरह बाउंड कर सकते हैं? आप प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं और आप पाकिस्तान में ही काम करें, उसकी मर्जी है, उसके बच्चे फैमिली वहां रहती है, तो वो जो जिस जगह रहते हैं करने के लिए आते हैं। नहीं कहा क्या करने आते हैं? हुक्मरानी करने के नहीं, हुक्मरानी तो मियां नवाज शरीफ साहब हुक्मरानी कर रहे हैं, ये खिदमत कर रहे हैं, ये तो आवाम को पता है ना। अब उसका हसन को और हसैन का इसमें इन्वॉल्व करना कि वो लंदन में बैठ के कारोबार क्यों करते हैं, उनको कौन रोक सकते हैं? नहीं, हम ये नहीं, आप समझे नहीं है। जी जी, एक बंदा जो पाकिस्तान में चौथी दफा वजीर आज़म बनने आ रहा है जी, उसको सारी अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, होनी चाहिए। जो नहीं करता उसमें क्या जुर्म है? नहीं, कोई जुर्म नहीं है ना, खुदा ना खास्ता ये कोई ऐसा कानून है। अच्छा। अभी तक हमने कोई लेजिस्लेशन तो नहीं ना की कि हमने जो भी कुछ करना है जी वो अपने मुल्क के अंदर ही, अपने बाहर नहीं करना, या बाहर जाके अपने रहना नहीं है, या आप प्रॉपर्टी बाहर खरीद नहीं सकते। ये सांसद साहब बिल्कुल होना चाहिए, नेशनल हमारी जो लेजिस्लेशन है उसमें ये होना चाहिए कि जिस बंदे ने भी पॉलिटिक्स करनी है, जिस बंदे ने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना है, उसके लिए हाँ ये कानून साजी कर दें कि कोई बंदा भी। इस्तकबाल किस तरह कर रहे हैं सर? हम इंशाल्लाह बफज़ल खुदा जिस तरह पहले करते हैं, अवाम के साथ अपने अपने हलकों से अवाम को साथ लेके आएंगे और उनको वेलकम करेंगे। सर उसकी वजह क्या है मैं बताऊं। अब लोग जो समझते हैं उम्मीद की किरण जो है ना, वो आपकी आखिरी जो है नवाज शरीफ है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। लोगों को एक यकीन है कि यार ये एक मसीहा है इस मुल्क का, ये जो कहता है बात उसकी और अमल करता है और वो हो जाती है। वो तमाम जो ममालिक है दुनिया के उस बंदे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आती है। और दूसरी बात ये होती है कि नवाज शरीफ को खुद एक दर्द होता है कि यार मैं जब जो वो कहता है ना जी, फिर बल्ला आलम देखो मुकद्दर है उसका ना जी, वो जो कहता है हो भी जाता है। अवाम भी बाहर निकल आती है, अवाम सोचती है कि जो इसके मंसूबे होते हैं वो बड़े हकीकी मायने में मंसूबे वो होते हैं जो फायदेमंद होते हैं। मसलन वो जिस सेक्टर में भी प्रमोट करते हैं, पॉलिसीज देते हैं, लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, आपका रोजगार बढ़ता है। उन्होंने कोई एक स्कीम मुझे बता दें, कोई एक ऐसी स्कीम कि जो नवाज शरीफ ने कही हो उस पर अमल ना किया हो और मुल्क को फायदा ना हुआ।
बड़े क्राइसिस हमारे ऊपर एनर्जी का रास्ते जितना बड़ा आया, तो उन्होंने एक चैलेंज लिया जब हुकूमत ली थी उस वक्त 2013 के बाद, तो उन्होंने चैलेंज लिया था कि यार हमने इसको खत्म करना है, देरों से निकालना है। सरप्लस बिजली पैदा करके गए, सरप्लस की, एक तो बहरान खत्म किया, सरप्लस पैदा की। अब इसी तरह सर जो इस मुल्क का बहरान है वो खत्म होने है एग्रीकल्चर के साथ। मैं आपको यकीन से कहता हूं सर, हम जितनी मर्जी इंडस्ट्री लगा लें, हम कंपटीशन नहीं कर सकते चाइना का या दूसरे मुल्कों का। हमने जब भी कम्पीट करना है, हमारे पास अल्लाह ने वसाइल जो दिए हुए हैं ना वो बेशुमार हैं। मौसम हैं, हमारे पास मादनियात हैं, मिनरल्स हैं, खरबों के हमारे पास मिनरल्स हैं, यूरेनियम है, सोने है, तांबा है, कोई ऐसी धात नहीं है जो पाकिस्तान में नहीं है। एक उसके ऊपर मिनरल्स के ऊपर वर्क होगा, टूरिज्म के ऊपर होगा, और जो तीसरा सबसे बड़ा शुबा है वो एग्रीकल्चर होगा। कारपोरेट फार्मिंग होगी, बड़ी बड़ी फार्मिंग करवाई जाएंगी, एग्रीकल्चर की मशीनरी नई इंपोर्ट की जाएगी, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाएगी, सो डैट कि आपकी फी एकड़ प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा आ जाए, मुल्क की एक्सपोर्ट आपकी ज्यादा हो जाए, इंपोर्ट कम हो जाए। इलेक्शन कब करवा रहे हैं? इलेक्शन सर इंशाल्लाह ये हल्का बंदी के बाद इंशाल्लाह ताला फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में। सर सारी बात है, देखिए मार्च में सेनेट का इलेक्शन होना है, ये टेक्निकल सी बात है, कमीशन का काम है। तो ये काम तो उन इलेक्शन कमीशन करे, वो डेट कब देते हैं जी। लेकिन सारी बात है अब हल्का बंदी होनी है, हल्का बंदी के बाद सारी बात उन्होंने डेट अनाउंस कर देनी है कि जी हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये पीपल पार्टी को साथ मिला रहे हैं, इनको सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। इसे हमारी देखिए हमारी पॉलिसी ये कि हमने हमेशा पॉलिसीज इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े हैं, उन्होंने अपने इलेक्शन लड़े, हम अपने इलेक्शन लड़े। हाँ, लेकिन जब कभी मुल्क की मफाद की खातर हमें इकट्ठा होना पड़ता है, जिस तरह मोहतरमा बेनजीर ने कंसेंसस के साथ उस वक्त भी जमहूरियत के लिए एक वादा किया, अब भी ये जो अभी जो पीडीएम की हुकूमत बनी थी वो उसमें जरदारी साहब का सबसे बड़ा रोल है, मैं यकीन से कहता हूँ उसमें सबसे ज्यादा रोल वो इसलिए था तो उस वक्त मुल्क के अब चूंकि इलेक्शन का जब आना है वक्त, उसमें फ्रीडम है, हर पार्टी ने इंडिपेंडेंट अपना, हमारा किसी के साथ राज नहीं होना, इन्होंने अपना जब आपके मंशूर अलग है जी, एक दूसरे मुखालिफ इलेक्शन लड़ते हैं जी, फिर जाके हम पार्लियामेंट में फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या पार्लियामेंट में क्या करें, लड़ाइयाँ करें? सर पार्लियामेंट में मुल्क के लिए जाना है ना सर। अब आपके पास उसका हल बता दें, दोबारा री इलेक्शन में जाए, फिर आपका हंग पार्लियामेंट में आपको लाइंस ही करना पड़ता है। ये है, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ना, जी जी जी, एक आपस में आप फाइट करके जाते हैं जी जी, और वो हो गई नून लीग के इतने जी जी, मेरी बात तो सुन जी जी, फिर आप इकट्ठे हुए थे, तो ये क्या नूरा कुश्ती, आवाम के साथ धोखा है और क्या है? ठीक हो गया, या तो आपस में मुकाबला ना करें। दो चीजें होती है असेंबली में, देखिए उन्होंने हर पार्टी ने अपना अपना इलेक्शन जीत के जाना है, जो मेजॉरिटी लेगी। सर मेरी बात सुन, मैं बात समझ गया, लेट मी कंप्लीट। मैं नूरा कुश्ती की खत्म करता हूं, मैं बताता होता ये है जहाँ मुल्क के मफाद की बात होती है, जहाँ मुल्क के मफाद के खिलाफ बात होती है, उस वक्त हर पार्टी एक दूसरे के खिलाफ भी मुझे ये बताएं, लेकिन जब मुल्क के फायदे की बात होती है तमाम पोलिटिकल पार्टी मुल्क में हक में बात हो रही है कि 17 रुपए पेट्रोल महंगा कर दो, बिजली 57 रुपए, इसका पार्टी है ही नहीं, इसमें कौन सी पार्टी है? इसमें मैं बताता हूँ, इसमें मेरा क्या रोल है? एक पार्लियामेंट में क्या रोल है? सबको गुरान कौन सर, गुरान को मत है, इस वक्त बताएं, आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं वो एक हिसाब से बिल्कुल ठीक है। असल में हमें जैसा चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी किया था ना हमने, इसी भी हमें चार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स करना चाहिए, इकोनॉमी करना चाहिए, 20 साल के लिए प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। हमसे गलती कहाँ पे हुई है? एनर्जी मिक्स में। देखिए एनर्जी मिक्स में गलती क्या हुई है, हमने हाइड्रल की तरफ नहीं गए। असल में ये बहुत छोटे छोटे पीरियड के लिए गवर्नमेंट्स आती हैं, वो चाहते हैं कि 1-2 साल के अंदर जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए ना उसको लगाया जाए। लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी का विजन देखें कि उन्होंने अगर थर्ड कोल लगाया है ना, जिसमें आप आज 2600 मेगावाट दे रहे हैं, वो वहाँ के लोकल कोल पे हुई है, कोई जरी जमीन पे प्लांट नहीं लगा इन्होंने जी। वो मैं अब वो बात आप मुझसे करवाना चाह रहे हैं, लेकिन वो हाँ वो गलत है, वो गलत है, वो शुभाषी साहब वो क्या है कि एक जरी जमीन पे नहीं होना चाहिए था। और दूसरा एक उसमें जो सोर्स है ना आपका, आपने असल में बिजली कहाँ से पैसा करें जो हमारा सोर्स ही नहीं है।
हमारा जो सोर्स है उसमें हमें चीजों को देखना चाहिए। इसमें Change डेमोक्रेसी, करना पड़ेगा। इसमें हमें उसको भी कर रहे हैं, उस पर वर्किंग हो रही है जी। हमने देखे थर्कोल अगर प्रोड्यूस किया ना हमने, जिसमें सुख भी था, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा उसमें आगे आड़े आते लेती है उसमें, लेकिन हमने उसको किया 90s में, ये हमने इनिशिएटिव लिया बीबी ने, शहीद ने, और उसको हमने कंप्लीट करते करते लोग कहते थे ये हो नहीं सकता, लेकिन थर्कोल में आप देखें 2600 मेगावाट तक आ गए हम, और इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे। दूसरा, हमने रिजर्वायर्स नहीं बनाए। हमारे जो रिजर्वायर्स हैं जिसमें आपके एग्रीकल्चर चल रहे हैं, हमारे 30 डेज की रिजर्वायर्स हैं। कैनेडा की 900 समथिंग के रिजर्वायर, 3 साल में एक सैलाब आएगा तो उनके 3 साल की जो है उनकी जरूरत जो है वो पूरी हो जाएगी। हम ऐसी कौम है जिसमें हमने भी गलतियां की हैं, इन्होंने भी की हैं, सब ने की हैं, हमें मानना चाहिए, लेकिन 76 ईयर्स में हमारा कितना रोल रहा है, इनका कितना रहा है। जी नहीं, एक बात सुन लें, कालाबाग डैम अगर आप पीछे चले जाएंगे ना तो उसको किसने रोका था? उसको फजले हक ने रोका था जी। फजले हक ने उसमें नारा लगाया था, और उसमें नारा ज़ियाउल हक ने लगवाया था। नहीं, उसके बाद सुन लेना, जब आपने एक इशू उसमें कालाबाग डैम की बात सुन लेना, जब आपने ऐसे इश्यूज क्रिएट करा दिए, उस वक्त अगर बनते तो 25 पैसा पर यूनिट बिजली प्रोड्यूस होनी थी। फजले हक ने वो नारा लगवाया, ज़ियाउल हक ने लगवाया, वो उसकी बात कोई नहीं करेगा। 11 साल उसको मिले, हमें तो 11 साल कभी भी नहीं मिले, हमें तो 18 महीने मिले, वो भी अच्छा, उस पर 3.5 साल मिले, उसमें भी ऊपर नीचे। पंजाब हमें कभी नहीं दिया 77 के बाद। फिर हम कोई भी डिसीजन लेते थे उसमें एजेंसीज आ जाती थी, उसमें अदारे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमें डिस्टर्ब करते थे। ये इतना बदनसीब आदमी है, ये जिसका नाम चेयरमैन पीटीआई, इतना बदनसीब आदमी है। जितनी स्पोर्ट से इसको लाया गया, जितने अदारों की स्पोर्ट इसको है, जितने सारे उसकी स्पोर्ट से हैं, छोड़े आप भी नहीं हम देखें, नहीं हमें आपने ना साहब 77 के बाद हमें पंजाब दिया, आपने हमें कहीं स्पोर्ट दी, हमें तो देखें, अगर आप 7 से 13 की बात कर लेते हैं ना रिसेंटली, 26, अब मैं आपको जहां पे बैठे हुए हैं ना जी, बैठे हुए, अब बात सुन लें, 7 से 13 की बात कर लेते हैं। हमने इसमें 26 बिलियन डॉलर रिजर्व छोड़े हमने, ठीक है जी। बम्पर क्रॉप आपकी तब हुई 16.5 लाख गांठ आपकी, वो जो कपास की बेल है आप नहीं जी, रिकॉर्ड देख लेना आप रिकॉर्ड, मैं तो कहूंगा रिकॉर्ड की बातें, अगर तरीके इंसाफ में पिछले साल आपकी 5.5 लाख बेल हुई है कपास की, ठीक है जी, और हमारे दौर में रिकॉर्ड बेल हुई है 16.5 लाख बेल। 26 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स थी, 23 बिलियन डॉलर का आपका खर्चा था, जिसमें टेक्सटाइल बूम कर रही थी। तरीके इंसाफ की आप बात करते हैं, हमने 26 बिलियन डॉलर उस वक्त रिजर्व छोड़े थे, चीजों में छोड़ा था। सामने आना था तरीके इंसाफ की तरफ से, आए बिल्कुल आए, क्यों नहीं करते? उनके पीछे पुलिस लग गई, तो पुलिस लगती है, हमारे पीछे 77 से लगी हुई है, लगी है तो अभी क्या हो गया? वो वैसे नहीं वैसे लगी हुई है, वो लगी हुई है, नहीं अभी क्या पुलिस लगी है? असल इश्यू जो हमारा है ना इस मुल्क, मैं आपको एक रिकॉर्ड की बात बता दूं, जो हमारे साथ हुआ है ना, उसका 10% नून लीग के साथ हुआ है, जो हमारे साथ ज्यादा है। और जो अगर पीटीआई की एवरेज निकालेंगे तो इनका 10% हुआ है, जो इनके साथ हुआ है उसका 10% पीटीआई के साथ हुआ है, ठीक है। अगर हमारी आप एवरेज निकालेंगे ना, उसका 1% पीटीआई के साथ हुआ है। चलो अपना 100% को दबाएं, हमें कोई तरह नहीं, हम नहीं दबा रहे, हम इस हक में नहीं है, हम इस हक में नहीं है, नहीं हम ये कहते हैं अगर दहशतगर्द नहीं है, नहीं नूरा कुश्ती कैसे होगी? हमने इनके खिलाफ लगने, आप अभी बात करें, फिर आगे जाके देखें, मेरी बात सुनो। हम 2007 में सॉरी, मेरे सीनियर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका टाइम ले रहा हूं, मुझे आई एम सॉरी नहीं कहना जी। मैं 2007 में हम पंजाब में गवर्नमेंट बना सकते थे जी। काफ लीग ने भी हमारे साथ राब्ता किया था, आपको बड़ी चीजों का पता है, 100 तीनों के एमपीएस है पंजाब में, लेकिन हमने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी को कहा कि जिसका एक भी एमपीएस ज्यादा है वो नून लीग का था, हमने उनको हुकूमत बना दी। इस दौरान जो लास्ट इलेक्शन हुआ 2018 में, जहाज उड़ने के बावजूद और जहाज उतरने के बावजूद भी इनके एमपीएस ज्यादा थे, उनको गवर्नमेंट नहीं बनाने दी। और जिस तरह दिए गए कि उनको फोन किए गए, पीछे से जाते थे, वो मामलात इसको करते थे। अगर आप एक इलेक्शन लड़ते हैं अपने अपने फार्मूले पे, अपने अपने मंशूर के ऊपर, हम झूठ बोल के नहीं आते, हम यहाँ पे फ्रॉड करके नहीं आते कि 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, 50 लाख घर बना देंगे। ऐसे मंशूर के ऊपर जो अमल ना करे, आगे से इलेक्शन कमीशन को चाहिए उस पार्टी को बैन किया जाए। ऐसे जो गलत वादे और झूठ पे और फ्रॉड करके आते हैं, अगर आप बने, आप हमसे सीख, आपसे हम सारी जिंदगी सीखे, अब आगे पार्लियामेंट आ जाती है, आगे पार्लियामेंट हंग पार्लियामेंट फिर भी आनी, जो इलेक्शन चलने आ रही है, तो फिर आगे अच्छा अब बताएं, अब बात सुन लेना सर, आप मेरे बड़े हैं, आप हमें सियासत सिखाई है, आप मुझे उसका तरीकाकार बता दें कि उसको आगे जब हाउस में इलेक्ट करना है चीजों को, तो किस तरह करें, बता दें।
मुझे प्रोग्राम खत्म करने के लिए कहा जा रहा है कि टाइम की पाबंदी है। मैं आपसे और मेरा पैनल आपसे इजाजत चाहता है। कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे दूसरे पैनल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।